Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. Students, this is the second part of our NCERT series. This is from 7th class book chapter first 3 question. इससे पहले की स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं कि किंग किसी हर्मिट के पास जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, और हर्मिट उन क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे आंसर देते हैं, वो हमें यहाँ देखना है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना रजिस्टर एंड पेन लेकर बैठ गए होंगे। आपको अच्छे से नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि टर्न हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया और सॉ हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया है, और इन दोनों एक्शन को हमने ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन को यूज किया है, एंड को। कंजंक्शन एंड के बारे में हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन एंड एक जैसों को ही जोड़ता है। इट मीन्स अगर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म हो तो बाद में भी सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर आईएनजी फॉर्म हो एंड से पहले तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म आती है। क्या बताया हमने पॉइंट कि एंड के दोनों ओर एक जैसे कैटेगरी के वर्ड्स यूज करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं एंड के दोनों ओर। नोट करेंगे आप, एंड के दोनों ओर सिमिलर स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड फॉर्म का मतलब देखिए, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि बात प्रेजेंट टाइम की है, और सेकंड फॉर्म का मतलब है कि बात पास्ट टाइम की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब है प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कि पास्ट टाइम से रिलेटेड कोई हम बात कर रहे हैं। ओके, गॉट द पॉइंट? नोट करते रहिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। देम ऑब्जेक्ट है और टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में होता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हाथ प्रेस किए हुए थे, उसके हाथ प्रेस कर रहे थे किसके अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके स्टमक के सामने। इट मीन्स वह अपने हाथों से अपने स्टमक को, अपने पेट को पकड़े हुए था। यहां ध्यान रखना है, सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क आ रहा है, स्टमच नहीं कहेंगे, इसको स्टमक कहेंगे। ओके, फ्रॉम विच, जिसमें से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड बह रहा था। देखिए, एक वर्ड होता है फ्लाई, उसका सेकेंड फॉर्म होता है फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, FLOWN। ये होता है फ्लाई मीन्स उड़ना। एक होता है बहना, जैसे ब्लड बहता है, लिक्विड बहता है, पानी बहता है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है फ्लॉड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है फ्लॉड। ठीक है ना? अब यहां अंतर क्या करना है कि एग्जामिनर कई बार फ्लोड के बजाय फ्लोन दे देता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। पानी जब बहेगा, नदी जब बहेगी तो फ्लोड आएगा, फ्लोन नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना अच्छे से। नोट्स मेकिंग एक आर्ट होती है, जो स्टूडेंट्स अच्छे नोट प्रिपेयर करता है वो सब चीजों को अच्छे से समझता भी है। When he reached the king, देखिए यहां पर जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट है ही, वर्ब है रीच, और यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको ध्यान रखना है, रीच के साथ में हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो प्लेस, वो पर्सन लिख देते हैं जहां पर कोई चीज पहुंचता है, कोई व्यक्ति पहुंचता है। ही रीच्ड द किंग, वह राजा के पास पहुंचा। यहां पर के पास के लिए आपको टू को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, रीच के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। अच्छा, ये जो हमारा सेंटेंस था व्हेन ही रीच्ड द किंग, ये आपने देखा कि यहां पर हमने रीच वर्ब के साथ में द किंग को यूज किया हुआ है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसको हमने, इस पूरी क्लॉज को हमने स्टार्ट किया हुआ है व्हेन से। तो व्हेन हमारा कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन से इस तरह से व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इस तरह के वर्ड से अगर हम कोई क्लॉज स्टार्ट करते हैं, SVO अगर हम कोई लिखते हैं इस तरह के कंजंक्शन से, तो ऐसी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ऐसी क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, और यू कैन से डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसके जो बाद वाली होती है उसको हम फिर बोलते हैं मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज हम उसको बोलते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, यहां पर कॉमा आना चाहिए था जो नहीं टाइप हो पाया है। व्हेन के पेयर में कॉमा को यूज करते हैं। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड। देखिए, फॉल मीन्स गिरना, और उसकी सेकेंड फॉर्म फेल होती है। ठीक है ना? थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल, फेल, फालन। एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फेल होती है, उस फेल का मीनिंग होता है काट कर गिरा देना, जैसे पेड़ वगैरह को काट कर गिरा देते हैं, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है फेल्ड।
ठीक है ना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। किसी के ऊपर कोई आपदा आती हो, कोई संकट आता हो, तो संकट का गिरना, आपदा का गिरना, मुसीबत का गिरना, उसकी अंग्रेजी भी फेल होता है। ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट, देखिए यहां किंग और हर्मिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और दोनों से पहले डिटर्मिनर द को यूज किया हुआ है। नाउन से पहले अगर कोई एक वर्ड आता है तो वो डिटर्मिनर कहलाता है। कई बार नाउन से पहले आ जाता है माई, आवर, हिज या द या सम, ठीक है ना। इस तरह के जो वर्ड हम यूज करते हैं इनको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। नोट कर लेना, पहले की क्लासेस में मैंने नोट कराए हुए हैं आपको। बाई चांस जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो उन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उनको उसको क्लियर ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में आज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, उन्होंने रिमूव कर दिया, ये एक्शन हुआ जो उन्होंने एक्शन किया। एक्शन को शो करने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। अब हमने पूछा रिमूव्ड व्हाट, क्या रिमूव किया, क्या रिमूव किया उन्होंने, आंसर आया द मेंस क्लोथिंग। वर्ब के साथ में व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछने से आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है उसका, वर्ब का। ठीक है ना, तो ये द मेंस क्लोथिंग इस रिमूव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ में व्हाट और हुम लगाकर क्वेश्चन पूछने से आंसर में जो भी मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, ओके। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया, देखो एंड से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म थी रिमूव्ड, तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया गया फाउंड। और पाया, तो हमने यहां पर फिर से पूछा फाउंड व्हाट, क्या पाया। अब अगर व्हाट का आंसर मिल गया तो वो भी फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। क्या पाया, उन्होंने पाया ए लार्ज वुंड। फाउंड किया, क्या फाउंड किया, एक घाव, एक वुंड उनको पाया। तो ये जो भी है ना वुंड जो उनको पाया है, ये इस फाउंड वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि अगर सेंटेंस में कोई आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। केवल नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, तो या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट, इन हिज स्टमक ए लार्ज, अच्छा ये जो वुंड था, जो घाव था, ये जो हमारा नाउन है, ये कैसा है, घाव कैसा था, कैसा था घाव, आंसर आया लार्ज था। तो नाउन के साथ में कैसा लगाकर क्वेश्चन पूछे तो आंसर में क्या मिलता है, एडजेक्टिव। इट मींस लार्ज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। गुण, दोष, विशेषता, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। कहां पाया, लार्ज वुंड कहां पाया, देखिए हमने पूछा पाया, तो यहां पर वर्ब से क्वेश्चन पूछा हमने, कहां पाया, वेयर, व्हेन, हाउ। व्हेन, वेयर, हाउ के आंसर में अगर आपको कोई वर्ड मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, किंग ने वॉश किया एंड कवर्ड किया, ये भी सेकंड फॉर्म है, वो भी सेकंड फॉर्म है, एंड के दोनों और सेकंड फॉर्म आ रखी हैं, पास्ट की घटना बता रहे हैं। सेकंड फॉर्म का मतलब है कि जो भी बातें बताई जा रही है वो पास्ट की हैं। विद हिज हैंडकरचीफ, किस चीज से साफ किया, अपने हैंडकरचीफ से साफ किया, ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड बहता हुआ नहीं रुका, ब्लड का बहना नहीं रुका। यहां पर वुड के बजाय डिड को यूज करना चाहिए था, डिड नॉट स्टॉप। ब्लड नहीं रुका, बहता हुआ, ब्लड का बहना नहीं रुका। देखिए वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब बिना इजारम वाजवर के यूज किया जाता है, जैसे यहां पर यूज किया हुआ है, इससे पहले इजारम वाजवर तो नहीं है, ऐसी कंडीशन में इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के दो मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो हिंदी मीनिंग आ सकता है ना, नी, ने, ठीक है ना। एक आ सकता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। तो द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, ब्लड का बहना स्टॉप नहीं हुआ, तो ना की फॉर्म आ गई ना, यहां पर ना की सेंस आ गई है। ठीक है, जब ये ना की सेंस देती है ना आईएनजी फॉर्म, तब ये नाउन का फंक्शन करती है, तब ये नाउन का फंक्शन करती है। चलिए, द किंग रिड्रेस्ड द वुंड, राजा ने दोबारा से पट्टी कर दी, किसकी पट्टी कर दी, ड्रेस किसको किया, वुंड को, यानी कि रिड्रेस करना वर्ब हो गया और वुंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसको रिड्रेस किया गया है।
अनटिल एट लास्ट, तब तक रिड्रेस करता रहा, कब तक, जब तक कि आखिर में द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि वो रक्त का बहना रुका। ब्लीडिंग मीन्स रक्त का बहना, नानी ने आ गया, फिर से नाउन हो गया या आएंगी फॉर्म। ओके, यहां एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि अनटिल और अनलेस से रिलेटेड एग्जाम में एरर डाल देता है। अनटिल का मीनिंग आपको जानना जरूरी है। अनटिल का मीनिंग होता है टिल नॉट, और अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट। अच्छा, एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि अनटिल में एल केवल सिंगल लिखा जाता है, टिल में तो डबल लिखे जाते हैं, बट अनटिल में एल सिंगल होता है। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, जब तक कि नहीं। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। अगर ऐसा सीन आता है कि अनटिल और अनलेस को यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है। तो अगर एग्जामिनर किसी सेंटेंस में आपको अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस के साथ में, अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस के साथ में अगर एग्जामिनर नॉट भी आपको लिख कर दे देता है, तो समझ जाना उस नॉट का यूज करना इनकरेक्ट है, वो यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस और अनटिल में नॉट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज। द मैन फेल्ट बेटर, उस व्यक्ति को फील हुआ, FEEL, फील, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, इसका मतलब है पास्ट की बातें बता रहे हैं हम। द मैन फेल्ट बेटर, व्यक्ति को बेटर फील हुआ। बेटर का मतलब है अधिक अच्छा। देखिए, एक इंग्लिश में ना एडजेक्टिव की डिग्री होती है। जैसे एक वर्ड बताता हूं आपको, वाइज, एक वाइजर और एक वाइजेस्ट। एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहा हूं। वाइज मीन्स बुद्धिमान। अगर किसी एडजेक्टिव में, ये एडजेक्टिव है आपका, अगर किसी एडजेक्टिव में ER जोड़ दिया जाए, तो इस ER का हिंदी मीनिंग आप अधिक पढ़ा करें। क्या पढ़ा करेंगे? अधिक। तो वाइज मीन्स बुद्धिमान और वाइजर मीन्स अधिक बुद्धिमान। ER का मतलब क्या हुआ? अधिक। और जो EST आ जाता है, इस EST का मीनिंग आप पढ़ा करें सबसे अधिक। EST का मीनिंग क्या पढ़ा करेंगे आप? सबसे अधिक। तो वाइजेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? सबसे अधिक। ऐसे एक वर्ड लिखा मैंने आपके लिए, टॉल। टॉल मीन्स लंबा, तो टॉलर मीन्स क्या हो गया? अधिक लंबा, यानी कि दो के बीच में तुलना हो रही है। और टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। देखिए, ER वाली फॉर्म बताते हैं कि तुलना हो रही है दो के बीच में, ओनली टू के बीच में कंपैरिजन होने के लिए हम ER वाली फॉर्म को यूज करते हैं। अच्छा, कई बार ER वाली फॉर्म को यूज ना करके पूरा वर्ड ही बदल दिया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उनमें ER नहीं जोड़ा जाता, जैसे गुड में गुडर नहीं होता। गुड की ER वाली फॉर्म बेटर होती है और EST वाली फॉर्म होती है बेस्ट। ठीक है ना? अच्छा, इनको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसको कहते हैं एडजेक्टिव की सिंपल डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, है ना? और ER वाली फॉर्म को हम बोल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIVE। और बेस्ट जो EST वाली फॉर्म है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव को 3 फॉर्म में पाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जो सामान्य अवस्था का वर्ड है, उसको केवल तब यूज करते हैं जब किसी एक पर्सन के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो। कंपैरेटिव डिग्री, ER वाली डिग्री को तब यूज करते हैं जब हम तुलना करते हो दो नाउन के बीच में। EST वाली फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री, को तब यूज करते हैं जब कंपैरिजन कर रहे हो दो से ज्यादा के बीच में। कभी कभी क्या होता है कि अगर ER ऐड नहीं हो पाता तो एडजेक्टिव से पहले मोर लिखना पड़ता है, या EST ऐड नहीं हो पाता तो मोस्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो उसका कंपैरेटिव बनाते हैं हम मोर कह के, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव उसका हम बनाते हैं मोस्ट कहकर, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इतना आप नोट कर लेना, फिर समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। देखिए, आस्क मीन्स होता है मांगना, लेकिन सॉरी, आस्क मीन्स कहना या पूछना होता है, लेकिन आस्क फॉर का मीनिंग होता है मांगना। तो यहां पर एक चीज आती है, मैं आपको बताता हूं कि कई बार किसी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन यूज कर देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और इस मीनिंग चेंज होने पर हम इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग होता है सामान्य अर्थ से। जैसे आस्क मीन्स पूछना, लेकिन आस्क्ड फॉर का मीनिंग है मांगना। ठीक है ना? तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है, सीखना है। फ्रेजल वर्ब्स के लिए अलग से मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। आस्क्ड फॉर समथिंग, उसने कुछ मांगा। अच्छा, मांगा क्या? क्या मांगा? क्यों मांगा? भाई ये एक्शन किया गया इस पर, क्यों? इस काम के लिए, पीने के लिए।
अगर कोई नाउन हो और उसका उद्देश्य दिखाना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने क्या नाम बताया था आपको? इन्फिनेटिव। यस, वेरी गुड। और इन्फिनेटिव को हम किस लिए यूज करते हैं बताइए? शाबाश, पर्पज बताने के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं किसी चीज का पर्पज शो करने के लिए, किसी एक्शन का पर्पज शो करने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ले आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्रेश वाटर, क्या लाया? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसका? इस वर्ब का, क्योंकि इस वर्ब के साथ में हमने पूछा क्या। ब्रॉट व्हाट, क्या लाया? आंसर मिला फ्रेश वाटर। तो व्हाट के आंसर में जो मिलता है ऑब्जेक्ट होता है। एंड गेव इट टू हिम, और वह उसको दे दिया। अब मुझे बताइए जो इट यूज किया गया है ना, ये इट किसके लिए यूज किया गया है? ये इट किसके लिए यूज किया गया है? इस वाटर के लिए यूज किया गया है। फ्रेश वाटर लाया और वह वाटर उसने दे दिया। किसको दे दिया? उसको दे दिया। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम, इस समय तक। बाय दिस टाइम, ध्यान रखिए बाय प्लस टाइम अगर कहीं पर आता है तो ये आइडेंटिफायर होता है परफेक्ट टेंस का। अब परफेक्ट टेंस होते हैं दो, एक तो होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट का टाइम दिया हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और अगर फ्यूचर का टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं? विल या शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। विल या शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, आ गया ना, पास्ट की बातें बता रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट आ गया। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा भी अब ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा विद द हर्मिट्स हेल्प। देखिए विद है ना, प्रेपोजिशन है। हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, सेंटेंस को बड़ा करने के लिए। अगर हम इसको हटा भी देना विद द हर्मिट्स हेल्प, तो हम सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, द किंग कैरीड द वुंडेड मैन, राजा ले गया उस घायल व्यक्ति को, इनटू द हट, झोपड़ी में। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको लेटा दिया। लाई की सेकंड फॉर्म, सॉरी ले मीन्स रख देना, है ना, क्योंकि घायल था जैसे रखना ही है, दोनों ने उठा के इधर से उठाया और वहां पर रख दिया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर रख दिया। अच्छा यहां मैं बताता विद द हर्मिट्स हेल्प, इस किंग के बारे में, किंग ने काम कैसे किया उसको बता रहा है। किंग उस वुंडेड मैन को लेकर गया, कैसे लेकर गया? हर्मिट की हेल्प से लेकर गया। हाउ क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अब अगर हाउ क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो जो विद द हर्मिट्स हेल्प है ना, आप में से जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता लगा कि मैंने क्या बताया वे परेशान ना हो, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उस व्यक्ति ने, मैन कोई खास मैन है क्योंकि उससे पहले दा लिखा हुआ है। अगर किसी नाउन से पहले आर्टिकल दा लिखा हो तो इसका मतलब है वो व्यक्ति कोई विशेष है, निश्चित है, डेफिनेट है। द मैन का मतलब है वही व्यक्ति जिसको वो अंदर लेकर आए थे, घायल व्यक्ति। द मैन क्लोज हिज आईज, उस व्यक्ति ने क्लोज किया। क्या क्लोज किया? क्लोज्ड व्हाट, आंसर आया हिज आईज। तो हिज आईज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। किसका? इस क्लोज करना वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट पता लगने लगा ना आपको। द मैन क्लोज्ड व्हाट, क्या क्लोज किया? हिज आईज, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ले क्वाइट, लाई मीन्स लेटना, ले सेकंड फॉर्म है उसकी, और लेटा रहा, और शांत लेटा रहा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसकी? लाई की, ठीक है ना। लाई, ले, लेन, ठीक है ना। इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन, LAIN। ध्यान रखना इसको, इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में सेंटेंस। चलिए, द किंग, राजा। अब राजा के बारे में अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे पता लगा? कोमा लगा रखा है यहां पर। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, जो थक गया था अपनी वॉक से। एंड द वर्क ही हैड डन, और उस वर्क से जो उसने किया था, है ना। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है। कोई पूछने लगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। किंग कैसा था, हमने क्वेश्चन पूछा, किंग जो था वो कैसा था, आंसर आया टायर्ड था। और किंग क्या है? नाउन, और नाउन के साथ में कैसा लगाकर क्वेश्चन पूछने से आंसर में क्या मिलता है? एडजेक्टिव। तो टायर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकता है। करने के लिए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। कब करेगी बताऊंगा बाद में। द किंग, राजा, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन,
जो थका हुआ था अपनी यात्रा से, वॉकिंग से, और उस काम से जो उसने किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेट गया फ्लोर पर ही। देखिए सब्जेक्ट है द किंग और वर्ब है ले डाउन, लेट गया, और ये सब क्या है? तो फिर भाई देखो ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट एक जगह हो और वर्ब यहां पर इतनी दूरी पर हो और बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ब केवल सब्जेक्ट के साथ में ही लिखी हो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्जामिनर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये किंग के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब के सब एडजेक्टिव क्लोज कही जाएगी। ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं किंग के बारे में। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव कहलाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेट गया कहां? फर्श पर ही, ऑन द फ्लोर। सरफेस को शो करने के लिए, सरफेस को शो करने के लिए ऑन का यूज करते हैं। बेड पर लेटाया था, ऑन द बेड, ठीक है ना। लेट गया फर्श पर, तो सरफेस को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जा रहा है। एक बात आप देखें, ऑन यानी कि जो प्रेपोजिशन है और इनके बाद में जो नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन हो तो अक्सर उनके बीच में दा आ जाता है, अक्सर उनके बीच में दा आ जाता है। ठीक है, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सो गया रात भर के लिए, पूरी रात सोता रहा। वैन ही अवोक, जब वह जागा, अवेक की सेकेंड फॉर्म अवोक, जब वह जागा। वैन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, वैन मीन्स जब, इसके साथ कोमा में क्या आता है, मतलब पेयर में क्या आता है? कोमा आता है। यस, वैन ही अवोक, जब वह जागा, तब, तब के लिए यहां पर कुछ नहीं लिखते, कोमा आता है। इट वॉज सिवरल मिनट्स, अनेकों मिनट हो चुकी थी। इट सब्जेक्ट है, वॉज का यूज किया गया है। इट वॉज सिवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, सिवरल मिनट्स पहले की बात थी जिसको कि वो याद कर सकता था। नेक्स्ट, एक्चुअली वो क्लोज का मैटर है, ज्यादा नहीं बताऊंगा उसमें, मैं कंफ्यूज हो जाओगे आप। वेयर ही वॉज, की वह कहां था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वह जो लंबी लंबी दाढ़ी वाला विचित्र सा व्यक्ति था वह कौन था। फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड मैन, उस बियर्डेड मैन ने कहा, फॉरगिव मी मुझे अक्षमा कर दो। सैड कहा, किसने कहा? उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। कैसे कहा? उस व्यक्ति ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कैसे कहा? मैंने हाउ से क्वेश्चन पूछा तो आंसर मिला इन अ वीक वॉइस। कैसे कहा? एक धीमी सी आवाज में कहा। तो हाउ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, हाउ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है ना। चलिए, इन अ वीक वॉइस, यानी कि जो हमारे प्रेपोजिशन वाले फ्रेज होते हैं ना, प्रेपोजिशन वाले फ्रेज, वो एडवर्ब का निर्माण करते हैं। प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब का निर्माण करते हैं। आप नोट करें ना इसको अलग से पॉइंट को, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं, आपको नोट करते रहना चाहिए। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जागा हुआ है तो उसने कहा कि मुझे क्षमा कर देना। I do not know you, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, and have nothing to forgive you for, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। Nothing means कोई भी बात न होना, have means पास में होना। Said the king, राजा ने कहा। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कोई बात बताने के लिए। जिस समय उस व्यक्ति ने कहा उस समय तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही थी ना, कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वह शत्रु हूं। हु सोर, जिसने शपथ ली थी, सोर का नाम है शपथ लेना। रिवेंज ऑन यू, आपसे प्रतिकार लेने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। रिवेंज के साथ में देखिए, एक रिवेंज है, एक अवेंज है, AVENGE, है ना। इनके साथ में प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जा सकता है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। यहां एक फ्रेज है पुट टू डेथ। पुट टू डेथ मीन्स होता है हत्या कर देना। पुट somebody, जैसे यहां पर somebody के लिए आ गया माई ब्रदर, पुट somebody टू डेथ का मीनिंग है किसी का मर्डर कर देना। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, SEIZE, दो तरह के सीज होते हैं, आप इनके अंतर को ध्यान रखिएगा। वर्ब वाले सेक्शन में शायद ऐसा कोई सेंटेंस आया भी था। टू टाइप्स के सीज होते हैं। इस सीज का मतलब होता है स्टॉप, STOP, और इस सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। इस सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। पुलिस किसी चीज को सीज कर लेती है ना, तो ये वाला सीज आता है SEIZE, जब्त कर लेती है पुलिस किसी चीज को।
एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को तुमने सीज कर लिया। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि तुम इस हर्मिट को मिलने के लिए अकेले गए हुए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना इरादा किया। देखो इरादा करना की अंग्रेजी मेक अप होता है, मेक अप वंस माइंड। भाई यहां पोजेशन तो आ जाएगा जिसके लिए भी हम यूज करेंगे, है ना। एंड मेड अप माई माइंड, और मैंने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, मेकअप कर लेना माइंड को, इरादा कर लेना, टू किल यू, तुम्हें मारने का, ऑन योर वे होम, घर के रास्ते में, जब तुम घर जाओ तब। कई बार ना ये फ्रेज यूज होता है, ऑन माई वे होम, ऑन योर वे होम, ऑन हिज वे होम। आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से नोट कर लें, ऑन से लेकर होम तक। ऑन योर, योर के स्थान पर आप दूसरा वर्ड भी लिख लेना अंडरलाइन करके, माई लिख लेना, है ना, ओब्लिक करके माई लिख लेना, हिज लिख लेना, हर लिख लेना, अपने घर के रास्ते में, ऑन माई वे होम, ठीक है ना, ऐसे। बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया, बीत जाने के लिए पास वर्ब को यूज करते हैं। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, अब देखो डिड के साथ में कई बार एग्जामिनर ऐसे लिख देता है RETURNED, भाई डिड के साथ में कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। डिड के साथ में, डू डज डिड के साथ में केवल वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम लौट कर नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया। हाइडिंग प्लेस, प्लेस फॉर हाइडिंग, छिपने का स्थान। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया, इट मीन्स आपके बॉडीगार्ड के हाथ लग गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। हु किसके लिए आया है, हु आया इस बॉडीगार्ड के लिए। एग्जाम में कई बार ना इस तरह के 3 वर्ड्स हैं जो आ जाते हैं, हु, हुम, विच, ठीक है ना, दैट। अगर इनको सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है तो इनसे ठीक पहले वो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे सेंटेंस में आगे चलकर जो वर्ब को यूज करते हैं ना, वो इनके अकॉर्डिंग नहीं आता, हु, होम, हुज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आता है इस नाउन के अकॉर्डिंग ही, यानी कि इस वर्ब का रियल सब्जेक्ट ये नाउन होता है, ठीक है। हु, होम की शक्ल सूरत देखकर कुछ नहीं आता है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझको पहचान लिया। हु आया है यहां पर किसके लिए, बॉडीगार्ड के लिए। एंड वुंडेड मी, और मुझे उसने घायल कर दिया। एंड से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहां भी सेकंड फॉर्म आ गई है। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप के साथ में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। एस्केप करना, बच निकलना, भाग जाना। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। देखिए यहां इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, शुड हैव डाइड दिया हुआ है, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है आपका। शुड क्या है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो वुड, शुड, कुड, माइट के साथ में अगर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाए तो इसका मतलब समझना है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हो ना सकी। पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का कोई एक्शन, ऐसा एक्शन बता रहे हैं, पास्ट की कोई ऐसी घटना, ऐसी शर्त बता रहे हैं जो पूरी हो सकती थी लेकिन हो ना सकी। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपूर्ण पास्ट को बताती है। नोट कर लेंगे आप इसको, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अपूर्ण पास्ट को बताती है। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर सकता था, अर्थात मरा नहीं, पास्ट अधूरा रह गया। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी वुंड्स, अगर तुमने मेरे वुंड्स को, मेरे घावों की पट्टी न की होती। एक चीज आपको दिखाई पड़ रही है कि वुड हैव, शुड हैव के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। अगर एक क्लोज में आ रहा हो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तो दूसरी क्लोज में आएगी सेकेंड फॉर्म, लेकिन अगर किसी एक क्लोज में आ गया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो इसके पेयर में हैड प्लस थर्ड फॉर्म चलता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे लाइफ को बचा दिया है। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा बचता हूं तो आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे वफादार नौकर के रूप में। एंड एज का मीनिंग होता है के रूप में, की भांति,
एज का मीनिंग आप नोट कर लेना, के रूप में या की भांति, ठीक है ना। चलिए, एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने सन्स को भी ऑर्डर दूंगा, टू डू द सेम, वैसा ही करने के लिए, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ शांति करके, है ना। मेक पीस के साथ में प्रपोशन विद का यूज करते हैं। मेक पीस विद समबडी होता है किसी के साथ शांति कर लेना। ये फ्रेज है आपका, 2-3 शब्दों का समूह है, मेक पीस विद। ये चीजें ना काम आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स में या क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में मेक पीस के बाद में ऑप्शन ब्लैंक आ जाएगा, फिर आगे कोई वर्ड आएंगे, बीच में 4 ऑप्शन आ गए, विद, फॉर, है ना, इस तरह के कुछ वर्ड्स। तो कौन सा वर्ड चुनना है, उस फिल इन द ब्लैंक्स को क्लोज टेस्ट में वही स्टूडेंट्स ठीक से कर पाएंगे जिन्होंने लैंग्वेज को पढ़ा होगा। रट्टा मारने वाले तुक्का मार कर आएंगे। टू हैव मेड पीस विद, भाई हैव के साथ में पूरी लाइफ में जब भी आप हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। सो इजिली, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। राजा कैसा था, हैप्पी। तो हैप्पी क्या हुआ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहा आपने इसको, क्योंकि नाउन राजा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो राजा हैप्पी था। अब मैं पूछ रहा हूं कितना हैप्पी था, ये कह रहा है वेरी हैप्पी था। वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। अगर वेरी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वेरी को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, अन्य किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, ऐसे वर्ड को भी हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना, नोट करते रहिए, 10-10, 20-20 सेकंड की वीडियो सुनते रहिए, पॉज कीजिए और जो भी मैंने बोला है नोट कर लीजिएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है ना, सब कुछ वीडियो को पॉज करें। एक 30 मिनट की वीडियो को तैयार करने में, सुनने में लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, लगा दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसी चीज सीखने को मिलेगी आज तक लाइफ में किसी ने नहीं सिखाई होगी और ना ही कोई कभी सिखाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, इतनी आसानी से उसने अपने शत्रु के साथ, हिज एनिमी के साथ में, अपने शत्रु के साथ में इतनी आसानी से उसने शांति कर ली। अच्छा, उसने शांति की, मेक पीस आ गया। मैंने पूछा उसने शांति कैसे की, कैसे की, हाउ, आंसर आया आसानी से की, बड़ी आसानी से। तो ये हाउ क्वेश्चन का आंसर है। हाउ क्वेश्चन का आंसर है तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि ये बता रहा है किस तरीके से कोई काम हुआ है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, है ना। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ऐसा वर्ड जो बताए एक्शन के होने का टाइम या प्लेस या रीजन, है ना, या मैनर, है ना, या एक्शन कितनी दफा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, हाउ ओफन, है ना, कितनी दफा हुआ है फ्रीक्वेंसी, या एक्सटेंट, मात्रा, इनको शो करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। और नेगेटिव वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको मित्र के रूप में जीतकर राजा बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने नॉट ओनली अक्षमा कर दिया, वर्ब है सेकंड फॉर्म में नॉट ओनली के बाद में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड, बल्कि कहा भी। बट के बाद में यहां पर ऑल्सो जनरली लिखा जाता है, नहीं भी लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड होता है। और बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में एक जैसे वर्ड आते हैं, यहां पर वर्ब आई हुई थी सेकंड फॉर्म, यहां पर भी वर्ब आई हुई है सेकंड फॉर्म। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, उसने न केवल उसको माफ कर दिया बल्कि कहा भी कि वह अपने नौकर भेज देगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना खुद का डॉक्टर भेज देगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। लुक मीन्स देखना, इसके साथ में प्रेपोजिशन आ गया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ, है ना, देखभाल करना। नेक्स्ट, एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वायदा किया,
टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस देने का। लीविंग द वुंडेड मैन, उस वुंडेड मैन को छोड़कर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे कि आईएनजी फॉर्म से पहले अगर इजारे में वाजवर ना हो तो उसका हिंदी मीनिंग हो सकता है ना, नी, ने, या उसका मीनिंग हो सकता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, या एक तीसरा मीनिंग हो सकता है कर या करके, कर या करके। तो लिविंग छोड़कर या छोड़ते हुए, छोड़कर या छोड़ते हुए। द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, किंग उस हट के बाहर चला गया। आउट के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आता है, गो आउट ऑफ होता है, ध्यान रखें, गो आउट ऑफ होता है, आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट के लिए उसने इधर उधर देखा। बिफोर गोइंग अवे, बिफोर एक प्रेपोजिशन है आपका, बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपको वर्ब लिखनी हो, जैसे आपने गो लिखा हुआ है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ही विश्ड, अवे दूरी को शो करता है, दूर जाने से पहले। ही विश्ड, उसने इच्छा की, उसका मन हुआ, उसने चाहा, तमन्ना रखी। वंस मोर, टू गेट, वंस मोर एक बार फिर से, टू गेट आंसर्स, आंसर्स पाने की, टू हिज क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के लिए। देखिए आंसर टू वंस क्वेश्चंस होता है, ऑफ नहीं होता। आंसर्स ऑफ अगर यहां पर आ जाता तो इनकरेक्ट होता, आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गलत होता है, आप नोट करें ना इसका। ही गेव आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस, इनकरेक्ट कर देना सेंटेंस को लिखकर, और ऑफ को क्रॉस करके वहां पर टू लिख देना, ठीक है ना। अपने नोट्स अपने आप बनाइए, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा आपको। चलिए, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, वह हर्मिट अपने घुटनों के बल था। सोइंग सीड्स, सीड्स बोता हुआ, सो मीन्स बोना, सीड्स माने बीज। इन द बेड्स, उन खेतों में, जो क्यारियां उन्होंने बनाई थी ना, उनको फील्ड तो खेत हो जाता है, तो क्यारियां जो उसमें तैयार करते हैं उसको बेड्स बोलते हैं। पहले आया था ना 2 बेड्स उसने खोद लिए, मतलब 2 बेड जितनी जगह, मतलब 2 क्यारियां तैयार कर ली। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी गई थी क्यारियां, उनमें वह बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, द किंग गया, कहां गया, टू द हर्मिट, कहां, मंजिल को शो करने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। हर्मिट के पास गया, एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार। देखिए लास्ट हो या फर्स्ट, देखिए मैंने आपको कहा था कि हम आर्टिकल द को यूज करते हैं ऐसे वर्ड से पहले, कैसे से, लास्ट, नेक्स्ट, फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग, प्रीवियस, PREVIOUS, और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। इनसे पहले हम आर्टिकल द को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आप चाहो तो इस पूरे फ्रेज को नोट कर सकते हो। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार। आई बैग यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये भी अच्छे वर्ड है। आई बैग यू, बैग करना मीन्स निवेदन करना, गिड़गिड़ा कर कहना। आई बैग यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू आंसर। आप देखो, बैग समबडी टू डू समथिंग, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। बैग समबडी टू डू समथिंग, टू आंसर, है ना। समथिंग के में क्या है, माई क्वेश्चंस। आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे ज्ञानी पुरुष। अब वो हर्मिट आंसर देता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको उत्तर पहले ही दे दिया गया है। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन भी आ जाए, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, नोट कर लेना, अगर कभी किसी सेंटेंस में हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है। मालूम है ना, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस क्या बताता है, परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई एक्शन फिनिश हो गया है, यानी कि शो करता है फिनिश्ड एक्शन को, काम के कंप्लीशन को। और काम का, इस काम को करने वाला कौन होता है, जो सब्जेक्ट यहां होता है।
हैज हैव से पहले जो सब्जेक्ट होता है वो वास्तव में काम का करने वाला होता है, एक्शन का डूअर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी हैज हैव के साथ में बीन भी आ जाए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आप समझ जाना कि जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर यू, ये एक्शन का डूअर नहीं है, ये एक्शन का डूअर नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसको कुछ किया गया है, ये एक्शन का रिसीवर है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को जब हैज हैव हैड के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। जब हैज हैव हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं कर रहा, वो पैसिव है, निष्क्रिय है, करने वाला कोई और है। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही उत्तर दे दिया गया है, यानी कि तुमने उत्तर नहीं दिया गया, तुमने उत्तर नहीं दिया, तुम्हें उत्तर दिया गया है। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी नीचे मुड़े हुए, अभी भी मुड़ा हुआ था वो बीज बोने में, और कहा बिना उसकी तरफ देखे ही कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया गया है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की ओर देखते हुए जब वह उसके सामने खड़ा हुआ था। आईएनजी फॉर्म है, तावाती हुई तेवे की सेंस आ रही है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर दे दिया गया है, पैसिव वॉइस है, ये हैव हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, मुझे कैसे उत्तर दे दिया गया है। वॉट डू यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या आपने देखा नहीं, क्या आप देखते नहीं हो, क्या आपको पता नहीं है। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया क्या, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर आपने मेरे ऊपर दया न की होती, पीटी करना दया दिखाना। अच्छा, यहां मैंने ये सेंटेंस आपको पढ़ा केवल इतना। अब यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं कि इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। तो मैं अनुमान लगा लेता हूं, अपनी ट्रिक बताता हूं। अगर मुझे इफ वाले सेंटेंस में कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ जाती है, तो मैं अनुमान लगा लेता हूं कि दूसरे वाली क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म 100% होना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और ये स्ट्रक्चर शो करता है पास्ट की ऐसी बात जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ऐसी घटना जो घटित हो सकती थी हुई नहीं, ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था हुआ नहीं। इफ यू हैड नॉट, यहां पर नेगेटिव दिया हुआ है ना, इफ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस, अगर तुमने मेरी कमजोरी पर दया ना दिखाई होती यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और अगर तुमने मेरे लिए क्यारियां न खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते, तुम्हारा पत्ता कट गया होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब उस व्यक्ति ने अवश्य ही तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया होता। देखो, अटैक किसी पर्सन के साथ में अगर हम यूज करें, अटैक के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अटैक अगर आपका यहां पर क्या है, वर्ब है, अगर अटैक आपका वर्ब है तो उसके बाद में ऑन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऑन को यूज नहीं करते हैं। अटैक के साथ में ऑन नहीं आएगा, अटैक समबडी आएगा। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान ऐसा कहेंगे, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान ऐसा नहीं कहेंगे, समझ गए। ही अटैक्ड मी कहेंगे, ही अटैक्ड ऑन मी नहीं कहेंगे। समझ में आ गया क्या, नहीं आया है तो एक बार अंडरलाइन जरूर करें और नोट करें इन चीजों को। एंड यू वुड हैव विश्ड, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने विश किया होता कि तुम मेरे पास ही ठहर जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और यानी कि राजा का एक क्वेश्चन तो था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, जब वो काम कर रहा था, यानी कि जब भी ख्याल आए तभी हमें काम कर देना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी एक्शन को करने का। जब भी हमें एनर्जी मिले, कोई भी आइडिया आए किसी काम को करने का, हमें उस एक्शन को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, वही किसी एक्शन को करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, जो व्यक्ति आपके सामने होता है वही most important person होता है। And I was the most important man and to do me good, और मेरा भला करना was your most important business, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, इसके बाद, when
द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। केयरिंग फॉर हिम, केयर फॉर किसी की देखभाल करना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों को साफ न किया होता, पट्टी न की होती। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है, तो दूसरे वाली क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दिखाई पड़ने लगा, कोई पॉइंट समझ में आ गया ना? यस, यही बात मुझे समझानी है। इफ वाली क्लोज में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और इस तरह का सेंटेंस बताएगा क्या, बताइए? हाँ, यही बताएगा कि पास्ट में कोई एक्शन होना चाहिए था, कोई स्थिति, कोई घटना घटित होनी चाहिए थी, हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके वुंड्स को ड्रेस न किया होता तो ही वुड हैव डाइड, तो वह मर गया होता। इट मीन्स ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना? तुमने उसके घाव को साफ कर दिया और वो बच गया। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति किए वही वह मर गया होता। मेक पीस विद समबडी, फिर से आ गया ये फ्रेज। मेक पीस विद समबडी, ये फ्रेज फिर से आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। यानी कि लैंग्वेज तो ऐसे ही सीखते हैं ना, लैंग्वेज सीखने का तरीका होता है दो चार शब्दों को ग्रुप में सीखना। कोलोकेशन कहते हैं इसको, कोलोकेशन, ठीक है ना? शब्दों के समूहों को सीखना, ठीक है ना? नेक्स्ट, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। देखो मैंने आपको कहा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, मोस्ट, उनसे पहले दा आ जाता है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया। देखो एंड के बाद में वॉट जो आया हुआ है ना, इसका मीनिंग है जो कुछ, इसका मीनिंग कुछ क्या नहीं है। अगर सेंटेंस के बीच में वॉट आए, अगर नोट करें ना, सेंटेंस के बीच में वॉट आए तो उसका हिंदी मीनिंग होगा जो कुछ या वह बात जो, ठीक है ना? एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, उसको तो फिर तुम ध्यान रखना, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, कि केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह टाइम क्या होता है, नाउ। अब का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी कर सकते हैं वो नाउ कर सकते हो, अब कर सकते हो। इन द इवनिंग की आप प्लानिंग करें, कल की प्लानिंग करें, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करें, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो फ्यूचर का मूड है। अब आपका डिटर्मिनेशन है, अब आपके संकल्प को शो करता है। और परसों के लिए, 4 दिन बाद के लिए आप किसी काम को टाल देते हो, तो वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक आपका मूड होगा तो आप उन चैप्टर की तैयारी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है, नाउ का होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि एकमात्र यही समय ऐसा होता है जब हमारे पास पावर होती है एक्शन करने की। कल हो सकता है चोट लग जाए, एक्शन ना कर पाए, है ना? कल हम कोई सोचा हुआ काम न भी कर पाए, लायक ना रहे उस काम को करने के लायक ना रहे। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज, और जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी वर्ब आ गई है, नो एक्शन वर्ब है ये। इज कैसी वर्ब है, नो एक्शन वर्ब। नो एक्शन वर्ब के बाद में जो होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहां जो आया हुआ है ना, द पर्सन यू आर, ये कॉम्प्लीमेंट है। चलो, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन। मोस्ट नेसेसरी पर्सन, बहुत जरूरी पर्सन, वह व्यक्ति होता है यू आर विद, जिसके साथ तुम होते हो। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी विशेष अक्षण में। मोमेंट मीन्स अक्षण। फॉर नो वन नोज, फॉर मीन्स क्योंकि, फॉर का मीनिंग यहां पर बिकॉज है। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इन सभी वर्ड का मीनिंग क्योंकि हो सकता है, SINCE। फॉर क्योंकि, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वॉट विल हैपन, कि क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखो जब भी हम मोस्ट को यूज कर रहे हैं, सुपर इंपॉर्टेंट सिंपल एडजेक्टिव है, मोर इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव डिग्री हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द को यूज किया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, क्या होता है, ये इज आपकी मेन वर्ब है, नो एक्शन वर्ब है, बाकी सब इसका कॉम्प्लीमेंट है। टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का भला करना जो आपके सामने हो।
बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें भेजा गया था इस वर्ल्ड में फॉर दैट पर्पज अलोन, इसी पर्पज से, केवल दूसरों की मदद करने के लिए हमें इस संसार में भेजा गया था। ओके, तो आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। ये फर्स्ट चैप्टर था आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक से, लियो टॉल्स्टॉय के राइटर हैं। चैप्टर का नेम था आपके 3 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। शाम को आपको ग्रामर की क्लास दूंगा, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा। ओके, और आप शेयर करते रहिएगा इस ऐप को। ऐप का लिंक आपके पास में होगा, या आप बता सकते हैं अपने दोस्तों को, है ना। इंग्लिश विद अश्वनी सर करके आप गूगल पर सर्च करें, सॉरी प्ले स्टोर पर सर्च करें, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।